कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 7, झरबेरा की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण, पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की बागवानी पर जानकारी भाग 1, धान की फसल में कीट और रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक विधियों के बारे में जाना और आज भी हम आपको इनके प्रबंधन की विधियों के विभिन्न विधियों के अंतर्गत अंतिम विकल्प रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बारे में जानेंगे। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। चूहा बीज बुवाई से पहले उत्पाद बेचने तक चूहा धान की फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। रोपित खेत में धान की फसल को पानी के ऊपरी भाग को तिरछा में 45 डिग्री कोण में पौधों को काट देता है तथा दुग्ध अवस्था में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस समय यह दूसरा आहार नहीं लेता है, दानों को काटकर ले जाकर अपने बिलों एवं सुराखों में जमा करता है तथा अपने लिए खाद्य का प्रबंधन करता है। अधिक चौड़ाई वाले मेड़ तथा खरपतवार वाले क्षेत्र इसका निवास स्थल हैं। धान की कटाई के बाद खेतों एवं खलियानों, गोदामों एवं घर में रखे धान को चूहे काफी हानि पहुंचाते हैं। यदि इनका अधिक प्रकोप हुआ तो किसानों को लागत भी मिलना मुश्किल हो जाती है। ऐसे उदाहरण वाले किसान काफी देखे गए हैं। चूहे का नियंत्रण। चूहा प्रकोपित वाले गांवों एवं क्षेत्रों के सभी किसानों को सामूहिक रूप से मिलकर नियंत्रण करना चाहिए। यदि प्रकोपित क्षेत्र में एक साथ नियंत्रण कर लिया जाए तो प्रकोप नहीं के बराबर होता है। खेतों में खड़ी फसल हो या ना हो तो भी खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ खेत के मेढ़ों की चौड़ाई कम करके उनके सुरागों एवं बिलों को बनने से रोकना चाहिए तथा क्षेत्र के सभी किसानों को एक साथ धान की रोपाई करनी चाहिए। यांत्रिकी विधि में चूहेदानी का प्रयोग। फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही चूहेदानी का प्रयोग करके चूहे का नियंत्रण करना चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे से पहले
चूहे के सुराखों एवं बिलों को धुआं करके चूहों को मारने का उपाय करना चाहिए। इस विधि से ब्लोअर पाइप को चूहे के छेद में डालकर उसके उपरांत धुआं बाहर न आने के लिए गीली मिट्टी से सुराखों एवं बिलों को बंद कर दें। 2 से 3 मिनट तक धुआं करने से बिना ऑक्सीजन के चूहे मर जाते हैं। विष नियामक जैसे ब्रोमोडायलोन या जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग करें। ब्रोमोडायलोन दवा ज्यादा प्रभावी एवं सुरक्षित है। इसका प्रयोग करते समय बिना विष दवा देकर चूहे को आकर्षित करना जरूरी नहीं है। धान की खुद्दी 2 भाग तेल 2 भाग कीटनाशक को मिलाकर विषाक्त चारा बनाना चाहिए। प्रत्येक छेद में 10 से 15 ग्राम विषाक्त चारा पैकेट जैसा बनाकर अंदर डाल दें। पूरे फसल अवधि में इस दवा का प्रयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ से 1 मीटर अंदर नारियल खोल 4 स्थानों पर रखे भूमि के बीचों बीच एक नारियल खोल रखना चाहिए तथा प्रत्येक नारियल खोल में ब्रोमोडायलोन 50 ग्राम विषाक्त चारा रखना है एवं सप्ताह में 1 बार इसे बदलकर नए तरीके से पुनः उसे बनाकर फिर रखना है। जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो पूरी फसल अवधि में 1 बार ही प्रयोग करें। अगर फिर भी चूहा बच जाए तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट प्रत्येक छेद में डालकर इसका नियंत्रण किया जाता है। इस टैबलेट को सुबह 10 बजे से पहले छेद में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर दें। रासायनिक दवा के प्रयोग से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। बिना जानकारी के प्रयोग से उसी समय कीट का नियंत्रण हो जाए तो भी दूसरे कीट का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा होती है। वह है फसल की अंतिम अवस्था में फोरेट दानेदार दवा प्रयोग करने से कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। कार्बोफ्यूरॉन दानेदार का 2 बार से ज्यादा प्रयोग करने से पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। धान की फसल में मिथाइल पैराथियोन सिंथेटिक पैराथॉइड्स के प्रयोग करने से कीट पेनिकल माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए रासायनिक दवा के प्रयोग के समय किसानों को जानकारी होनी चाहिए। भूरा एवं हरा फुदका कीट और आवरण झुलसा रोग के नियंत्रण के समय पौधे की निचली सतह पर शक्ति चलित छिड़काव यंत्र से छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग और पैडी माइट के नियंत्रण के लिए छिड़काव करते समय पहले खेत के चारों तरफ छिड़काव करते हुए खेतों के बीच में छिड़काव करें। अभी तक जो अनुशंसित दवा है वो हस्तचलित छिड़काव यंत्र के लिए है। पावर स्प्रेयर या मिस्ट ब्लोअर के प्रयोग पर रासायनिक दवाओं की तिगुनी मात्रा करनी होगी। हस्तचलित छिड़काव यंत्र से प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर रासायनिक द्रव्य का छिड़काव कर रहे हों और अगर पावर स्प्रेयर है तो 80 से 100 लीटर रासायनिक द्रव्य का प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार के छिड़काव यंत्र से छिड़काव करने पर प्रति एकड़ में दवा की मात्रा बदलती नहीं है। देख लिया आपने शस्य यांत्रिकी जैव विधि को समोवेशित करके लगभग 80% कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बचे हुए कीट को रासायनिक दवा से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर समेकित नाशी जीव प्रबंधन अस्त्र आपके साथ है तो धान का भंडार आपके पीछे आएगा।
फूलों की आकर्षक और बाजार में अधिक मूल्य में बिकने वाली फसल झरबेरा की यदि बात की जाए तो इस फसल की खेती प्रायः पॉली हाउस में की जाती है और कहीं कहीं खुले क्षेत्र पर भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के फूल प्राप्त करने के लिए फसल का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, परंतु झरबेरा में कुछ कीट बीमारियां फसल और फूलों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और किसानों को हानि भी उठानी पड़ती है। तो आइए झरबेरा में फसल सुरक्षा उपायों पर जानकारी लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर संतोष कुमार से। हाँ, झरबेरा के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि झरबेरा एक ऐसा फूल है जिसकी बाजार में अभी काफ़ी मांग रहती है और कटे फूल के रूप में प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसकी 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं, सिंगल, सेमी डबल और डबल। जो सिंगल और सेमी डबल किस्में हैं उनको तो ज़्यादातर घर की शोभा बढ़ाने के लिए क्यारियों में प्रयोग करते हैं और जो हमारी डबल वाली किस्में हैं उनको हम कटे फूल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो डबल वाली किस्में हैं उसमें आजकल बाज़ार में जिन किस्मों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कोई भी रंग हो गहरा होना चाहिए और उसका फूल का जो केंद्र बिंदु है वो काले रंग का होना चाहिए। उसकी बाज़ार में बहुत अच्छी मांग है और जो किसान भाई झरबेरा लगा रखे हैं इस समय, क्योंकि रोपाई का समय तो अभी नहीं है, फरवरी मार्च में या अक्टूबर नवंबर में किसान भाई इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सलाह यही देते हैं किसान भाइयों को कि एक बार रोपाई करने के बाद में अधिक से अधिक 3 साल तक अच्छी गुणवत्ता के फूल मिलते हैं। उसके बाद किसान भाई अगर अच्छा प्रबंधन करते हैं तो 1 या 2 साल तक और अच्छे फूल प्राप्त कर सकते हैं, परंतु 3 साल के बाद आपको जो झरबेरा आपने लगा रखा है उस जगह को बदलना ही पड़ेगा और पौधे भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी किस्में हैं कि इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, ख़ासतौर से फफूंदी वाली बीमारियां और वायरस काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो किसान भाई ऐसी किस्मों का चयन करें जो रोगरोधी हों और कीट कम से कम लगते हों। परंतु जिन किसान भाइयों ने लगा रखा है झरबेरा उनको मैं बताना चाहूँगा कि बरसात का मौसम चल रहा है, अभी बारिश हो रही है, तो जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस के अंदर लगा रखा है उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, परंतु जिन किसान भाइयों ने खुले क्षेत्र में लगा रखा है वहाँ पे इस समय बीमारियाँ काफ़ी आ रही हैं। तो इसके लिए देखिए पहले पत्ती की जांच करा लें और ख़ास तौर से उसमें जो भी कवकनाशी या फफूंदीनाशी या कीटनाशी जो भी प्रयोग करें वो जांच के पश्चात ही उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से आने वाली होती हैं और वायरस से जो आने वाली बीमारियां हैं वो वाइट फ्लाई एक मक्खी होती है उसके द्वारा फैलाई जाती है। तो अगर किसान भाइयों को उसका प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उसमें सबसे पहले कीटनाशी का प्रयोग करें। कीटनाशी में भी जैसे मोनोक्रोटोफॉस है उसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाई। आजकल कोराजन एक नई दवा आई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी महंगी ज़रूर है परंतु अच्छी दवा है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ख़ास तौर से इसमें देखा गया है कि इसमें जो बीमारियां हैं वो जो जहाँ पे जड़ और तना जहाँ जुड़ता है उसको क्राउन कहते हैं, उस जगह से शुरू होती हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात ये होती है कि जो क्राउन वाला पोर्शन है हमारा वो हमेशा ज़मीन से ऊपर रहना चाहिए। अगर वो ऊपर रहेगा तो बीमारियां कम आएंगी, अगर उसको मिट्टी के अंदर कर देंगे आप तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। इसलिए किसान भाइयों को रोपाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पे जड़ और तना जुड़ा हुआ है उसको क्राउन वाले हिस्से को हमेशा ज़मीन से ऊपर रखें। किसान भाइयों इसमें जो झरबेरा में मुख्य रूप से 2 बीमारियाँ आती हैं, एक तो फ्यूजेरियम रहता है, एक रूट रॉट रहता है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पे तना और जड़ जुड़ते हैं, क्राउन कहते हैं उस हिस्से को, वहीं पे बीमारियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनके नियंत्रण के लिए बेविस्टीन नाम की जो दवा आती है उसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से अगर डाल दें आप तो अच्छा लाभ मिलता है। और कवच नामक जो फफूंदीनाशी आता है उसको एक फव्वारे में पानी में घोल लें, उसकी भी मात्रा यही रहेगी 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, और उसको पूरे पौधे को पूरे बेड के ऊपर जो पूरी क्यारी है उसमें उसको छिड़क दें तो उससे काफ़ी लाभ होगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हैं, बने रहिए हमारे साथ। पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की बागवानी पर जानकारी भाग 1। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी
जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, पर्वतीय क्षेत्रों का विशेष फल कीवी की बात अगर की जाए तो इसके फलों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। जो किसान कीवी की बागवानी करना चाहते हैं, इसकी बागवानी के लिए किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर यशवंत राव परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन फल विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल राणा से। ये हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1800 मीटर रहती है, वहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। और ऐसे इलाके जहाँ पर थोड़ी सी छायादार जगहें हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फल जो है ये एक लिंगी पौधा होता है, तो इसमें नर और मादा दोनों तरह के पौधे हमें लगाने पड़ते हैं बगीचे में। ये हर 9 मादा पौधे के प्रति एक नर पौधा लगाना बहुत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो एलिसन वैरायटी है यहाँ की, जो बहुत मशहूर वैरायटी है, इसके अलावा हेवर्ड वैरायटी है, तो उसके साथ एक एलिसन नर नाम की अलग किस्म आती है, वो हम नर के पौधे के रूप में उपयोग करते हैं यहाँ पर। और जो बगीचा लगाने की बात है, तो ये दिसंबर जनवरी में हम इसका बगीचा लगा सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी इसमें हम 6 मीटर रखते हैं तथा एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी हम 4 मीटर रखते हैं। इस तरह हम 1 हेक्टेयर में 416 के करीब पौधे लगा सकते हैं। फलदार पौधों में सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है 2 महीने पहले कर लेना चाहिए, गड्ढा ठीक कर लेना चाहिए। और पौधा जो है जहाँ से भी लाना, जो नर्सरी ऑथेंटिकेटेड नर्सरी होनी चाहिए, अच्छी नर्सरी से पौधा आए और पता हो कि ये किस किस्म का हम पौधा ला रहे हैं। और उसके बाद जब अगर हम कीवी फल की बात करते हैं, तो अन्य फलदार पौधों से भिन्नता ये है कि इसमें हमें सपोर्ट की, क्योंकि ये बेल है और पर्णपाती बेल है, तो इसलिए हमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, टी शेप का एक एंगल आयरन लगा हुआ है, जिसको हम टी वाट ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं। एक अन्य विधि भी होती है, जैसे हम अंगूर की बेल के लिए छत बनाते हैं, उसको परगोला विधि कहते हैं। लेकिन इसमें जो बढ़िया विधि जो पाई गई है वो टी वाट ट्रेलिस विधि है। ये इसको टेलीफोन विधि, क्योंकि टेलीफोन की तारों की तरह इसमें इसकी सदाई की जाती है, तो इसको टेलीफोन विधि भी कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। और एक ही बार खर्चा करना पड़ता है। जो बागवान भाई इसमें इंटरेस्टेड हो, उसमें हमें जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है इसमें पहले साल ही बनाना पड़ता है, उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है। बाकी इस बेल को हम लगभग 1.5 या 1.8 मीटर तक इसको सीधा ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेल है तो ये बीच बीच में कॉयल करती है। हम नहीं चाहते कि ये कॉयल करे, ताकि हम जैसे ये बगीचा है इसमें, ताकि हम नीचे अच्छी तरह काम कर सकें और सीधा 1.5 या 1.8 मीटर तक जाए। और उसके बाद हम 2 टहनियाँ विपरीत दिशा में ले जाते हैं और उनसे हम फल देने वाली टहनियाँ निकालते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो पहले 2 वर्षों में हमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इसका आकार कैसा देना है बेल को और इसकी सिधाई कैसे करनी है, उस पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता रहती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये फ्रूट जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है,
तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि किसान बागवान इस फ्रूट को क्यों लगाएं, और ऐसी क्या खास बात है कि इतना महंगा ये फ्रूट बिकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। अब हम देखते हैं कि ऊपर के इलाके में जहाँ पर हमारी 2000 मीटर के करीब ऊंचाई रहती है, वहाँ सेब हमारा एक मुख्य फसल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं जो समुद्र तल से 900 से 1800 मीटर के बीच में हैं, तो वहाँ आज तक हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर फल ऐसे गुठलीदार फल जो हैं, आड़ू, प्लम, खुमानी इत्यादि, इस तरह के फल हम लगाते आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ये जो आड़ू, प्लम, खुमानी आदि फल जो हैं, इनमें थोड़ी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है और दूसरा मार्केट भी एकदम चाहिए। अब बात हम इस फल की करते हैं क्योंकि हम खुशकिस्मत है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है और ये खासकर ये हमारी विश्वविद्यालय नौनी विश्वविद्यालय, इसमें ये पहला देश का व्यावसायिक बगीचा है। तो इस बगीचे में हम देखें तो ये जो कीवी फल जो लगा है, तो इसमें कीवी फल में सबसे बड़ी बात है कि ये हर साल फल देता है और खूब सारा फल देता है। और इसमें जैसे हमारे आजकल बीमारियों का प्रकोप, कीटों का बढ़ रहा है, तो इस पौधे में कोई कीड़ा या बीमारियों का प्रकोप नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम जैसे ये फ्रूट है हमारा, ये लगभग 100 ग्राम के करीब है, तो ये विटामिन सी का बड़ा रिच सोर्स है। और एक सिस्टमेटिक स्टडी जैसे कि हमारे नॉर्वे में हुई है, इस पे 2-3 फ्रूट प्रतिदिन खाने से आप जो डिस्प्रिन पे जो हार्ट पेशेंट्स को रखते हैं, उससे बेटर रिजल्ट इस कीवी फ्रूट खाने से होते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग इसको आज भी कल भी देखें, मेट्रोपॉलिटन में देखते हैं तो एक फ्रूट ही 2500 रुपये से लेके 50 रुपये प्रति फल का एक दाम रहता है। तो ये जो फ्रूट है, इसमें पहली बात विटामिन सी, जो 100 ग्राम फ्रूट है तो 100 मिलीग्राम विटामिन सी रहेगा। और इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये दवाई है। दूसरी बात, ये सख्त तोड़ा जाता है, तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई स्पेशल पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज तोड़ेंगे, इसको सख्त तोड़ते हैं और ये जब खाने लायक होता है तो 10 दिन बाद होता है, तब ये बहुत मीठा होता है। तो यानी कि 10 दिन का आपके पास टाइम है कि आप मार्केटिंग आपकी इसकी कहीं भी कर सकते हैं। बीमारी का प्रकोप नहीं है, दवाइयों का स्प्रे नहीं है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और हर बेल लगभग 60 से 70 किलो औसतन फल देती है और हर साल फल देती है, जो कि हमारे किसी फ्रूट में है। आमतया है क्या होता है कि एक साल बहुत फ्रूट लगता है, दूसरे साल कम लगता है, ये नहीं लगता है, लेकिन इसमें हर साल लगता है और थोक में लगता है। तो हमारे कुछ पौधे तो इस बगीचे में ऐसे भी हैं जो फल विज्ञान विभाग में हमारे लगा हुआ है, 22 परमार यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ऐसे भी हैं जो 1 क्विंटल फ्रूट जो है वो हर साल देते हैं। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं है। फिर हमारे पहाड़ों में एक समस्या है कि जो एनिमल्स आ रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो आ रहे हैं, जंगली जानवर हो गया, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको खाते नहीं है, क्योंकि जब ये सख्त तोड़ा जाता है तब ये खट्टा होता है, तो वो खट्टा खाते नहीं है, तो इसका वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारी जो इसमें गुण हैं, और खासकर विशेष कर जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है, उसके लिए हार्ट पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये दवाई की जरूरत है। और ऐसे भी कहते हैं डॉक्टर कि डेंगू जो बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो और अगर हम डॉक्टर साहब बात करें कि ये जब शुरुआती तौर पे हम इसको लगाते हैं तो कितने अरसे बाद जो है ये फल देना शुरू कर देता है? जब हम पौधा शुरू में लगाते हैं, वैसे पौधा तो ये दूसरे या तीसरे साल ही फल देना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है पहले इसका स्ट्रक्चर ठीक बन जाए। अगर इसका पहले 2 साल में स्ट्रक्चर ठीक बन जाता है और उसका आकार ठीक बन जाता है बेल का, तब हम इसको पौधे को, जैसे ये बगीचा 30 साल पुराना है, तो ये कहते हैं 40-45 साल तक ये पौधे चलते हैं। तो पहले 2 साल में हमारा फल की अपेक्षा हमारा जो मुख्य जो थ्रस्ट होना चाहिए वो उसके शेप और साइज और बेल के आकार देने में होना चाहिए। वैसे 3 साल बाद ये फ्रूट देने ठीक शुरू कर देता है और 5 साल के बाद ये व्यावसायिक तौर पर ये फ्रूट जो है, कमर्शियल फ्रूटिंग जो है, देना शुरू कर देता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है,
कुसमी गाजीपुर के रामबली चौरसिया ने। आपने मिर्च की फसल में कीट और बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी किसान भाइयों में मिर्ची के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसे हम माथा बंधना कहते हैं। किसान भाइयों, यह जो बीमारी है ये मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर या जो अपन थ्रिप्स कहते हैं उनके द्वारा इस बीमारी का संचारण होता है। मतलब ये कीड़े क्या करते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है या वायरस जनित बीमारी है जो सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स जो है ये इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमित करते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसान भाइयों पहले कुछ पौधों में ये बीमारी थी, उसके बाद ये पूरा खेत में ये बीमारी फैल जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जैसे ही इस बीमारी के लक्षण नज़र आवे उसी वक्त संक्रमित पौधे को आप उखाड़ देवें, नष्ट कर देवें और उसे फिर या जला देवें या फिर मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और जब ये बीमारी उग्र रूप ले लेती है या ज़्यादा इस बीमारी का संक्रमण हो जाता है उस वक्त किसान भाइयों डाइफेंथुरॉन या जिसे पेगासस के नाम से ये दवाई आती है, इस दवाई को 25 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव करने से ये इस बीमारी से अपने को निजात पाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि इस दवाई को सवेरे शाम के समय छिड़कें और जो इसके अंदर पाउच आता है उस पाउच को पानी के अंदर पहले एक डब्बे के अंदर इसको गला ले अच्छी तरह मिश्रित कर देवे और उसके बाद उसको टैंक के अंदर इसको मिला के अच्छी तरह एक अनुसार छिड़काव करें। दूसरी मुख्य रूप से मिर्ची में ये समस्या आती है जब इसमें फल लगने लगते हैं उस वक्त उसमें फल काले पड़ने लगते हैं और उनकी जो मिर्ची की जो किनारे होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, पत्ते भी काले पड़ने लगते हैं। तो इसको एंथ्रेक्नोज या शामवोड के नाम से भी जाना जाता है और आगे चल के ये फ्रूट रोट या फल गलन के नाम से ये हो जाती है और पौधा जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो जैसे ये बीमारी नज़र आवे किसान भाइयों तो फोलिक्यूर नामक एक फफूंदीनाशक दवाई आती है, इसको आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़कना है और इस छिड़काव को 15 दिन बाद वापस इसको दोहराना है। इसमें किसान भाइयों एक फल छेदक का भी आक्रमण होता है, तो इससे भी ये भी एक इसका मुख्य कीड़ा है जिसकी वजह से ये फलों के अंदर छेद कर देता है और उससे भी उस मिर्च की पैदावार में कमी आती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जब फल लगने लगे, पहले तो फूल आने लगे उस वक्त और फल लगने लगे उस वक्त मेलाथियान को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद अपने को कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मिलाकर इसको छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मिर्ची में बताए गए सभी तरीकों या रसायनों का सही समय पर आप प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी आमदनी और पैदावार में वृद्धि होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पर्वतीय क्षेत्रों में कीवी की बागवानी पर जानकारी भाग 2। उड़द और मूंग की फसल में विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।